नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी हिंदी भाषा से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक का प्रश्न है वो ये है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का विवेचना करना है। अब देखो, यहाँ पे प्रवृत्तियों की विवेचना करने के पहले हम ये जानेंगे कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की भूमिका क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और उसके बाद हम प्रवृत्तियों की विवेचना पे आएंगे। यहाँ पे आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि जो भी उत्तर आपको देखने के लिए मिल रहा है ये पूर्ण रूप से सरल भाषा में है। इतना सरल भाषा में इस प्रश्न का उत्तर आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भूमिका पाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। इसे समय के हिसाब से अलग अलग कालों में जो है बांटा गया है। इन कालों में जो सबसे पहला समय है उसे आदिकाल कहा जाता है और यह काल जो है लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस समय हिंदी भाषा अपने शुरुआती दौर में थी और इसी समय कुछ ऐसी रचनाएं हुई जिनमें वीरता, युद्ध, देशभक्ति और धर्म की बातें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे। आदिकाल के समय भारत पर बाहर से कई हमले हो रहे थे। देश में छोटे छोटे राजाओं की रियासतें थी और वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे या विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी धरती की रक्षा करते थे। इसी वजह से उस समय जो साहित्य लिखा गया उसमें राजा महाराजाओं की बहादुरी, युद्ध की तैयारी, शत्रुओं से लड़ाई और अपने धर्म की रक्षा करने की बातें ज़्यादा थीं। ठीक है, अब इसके बाद फाइनली हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पे आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा वीरता और युद्ध की कहानियां। इस समय कवियों ने उन राजाओं की कहानियां लिखी जो बहुत बहादुर थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान की कहानी जो है पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने उनकी वीरता का खूब बखान किया है। इसी तरह हम्मीर रासो और परमाल रासो जैसे रचनाएं भी वीरता से भरी हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है धर्म और देश की रक्षा की भावना। उस समय जब देश पर हमला हो रहा था तो धर्म और संस्कृति की रक्षा करना बहुत जरूरी समझा जाता था। कवियों ने अपने काव्य में यही संदेश दिया कि राजा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने धर्म और देश के लिए भी लड़ते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की प्रेरणादायक भूमिका। हालांकि उस समय की रचनाओं में स्त्रियों को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दिखाई गई, लेकिन वे वीरों को प्रेरणा देने वाली शक्ति के रूप में ज़रूर दिखाई देती हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो में संयोगिता का चित्रण। और उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना और सच्चाई का मेल। उस समय की रचनाओं में असली घटनाएं भी होती थी और कवियों की कल्पना भी। जैसे पृथ्वीराज ने शब्द पहचान कर तीर चलाया। यह कहानी सच्ची नहीं लगती, लेकिन इसमें वीरता दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाषा और शैली। आदिकाल की भाषा आम लोगों की बोलियों पर आधारित थी। इसमें ब्रज, अपभ्रंश, डिंगल जैसी बोलियों का प्रयोग हुआ। कविता में दोहा, छप्पे जैसे छंदों का इस्तेमाल होता था। और इसके बाद हमें लिखना होता है प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। तो इसमें सबसे पहले हम चंद्रवरदाई के बारे में देख पाएंगे कि इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी है। उसके बाद हम देखेंगे नायचंद सूरी का। इन्होंने हम्मीर रासो लिखा जो हम्मीर देव की बहादुरी पर आधारित था। उसके बाद हम देखेंगे जिनपद सूरी का। इन्होंने पार्श्वनाथ चरित्र जैसी धार्मिक रचना लिखी। ठीक है, और उसके बाद हम अंतिम में इस काल की सीमाएं लिखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कि इस समय की रचनाएं ज़्यादातर राजाओं की तारीफ तक सीमित थीं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आम लोगों, किसानों, महिलाओं या समाज की सामान्य समस्याओं की झलक नहीं मिलती। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कल्पना और अतिशयोक्ति ज़्यादा है जिससे सच्चाई से दूरी होती है।
और उसके बाद अंत में तो निष्कर्ष निकलता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है वो आप देख सकते हो कि आदिकाल का साहित्य भले ही आज के समय से अलग लगे, लेकिन उस समय की भावनाओं, परिस्थितियों और सोच को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस काल के कवियों ने अपने राजा, धर्म और देश के लिए जो भावनाएं दिखाई, वे आज भी हमें प्रेरणा देती है। हिंदी साहित्य की शुरुआत इसी काल से मानी जाती है, इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है।